स्वागत है आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के इस व्याख्यान श्रृंखला के चौथे चरण में। दोस्तों, इसके पहले इस विषय पर 3 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं और उन्हीं की सीरीज में है ना, ये जो आज चौथा वीडियो है जिसका संबंध ना अरस्तु के मूल्य आधारित नैतिक मानदंड से, नैतिक मानक से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसे हम थोड़ा सा पहले आपको ये ध्यान दिला दें कि ये जो नीति शास्त्र के आयाम हैं, उस नीति शास्त्र के आयाम में ये जो वर्चू बेस्ड है ना, मूल्य आधारित या मानक आधारित जो वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत आपने सुकरात और प्लेटो के बाद है ना, इस क्रम में अरस्तु को जानेंगे। ठीक है ना। तो अरस्तु ने भी प्लेटो की तरह जो सद्गुण हैं है ना, इनको भी 3 वर्गों में बांटा है ना। बौद्धिक या बुद्धि पक्ष है ना, बौद्धिक पक्ष, जीव पक्ष है ना, और इसी से जुड़ा हुआ आपका क्षुधा पक्ष, या आप जिसे कह सकते हैं इच्छा। ठीक है, ये हो जाएगी भावना, ये हो जाएगी बुद्धि। ये आप सरल शब्दों में इसे इस ढंग से कह सकते हैं। अब आपको ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि इसी प्रकार का वर्गीकरण प्लेटो का भी था, लेकिन प्लेटो ने इन सब के ऊपर न्याय को रखा था, है ना, इन सभी पक्षों के आपसी समन्वय को रखा था। लेकिन अरस्तु ने सिर्फ इन 3 चीज को रख करके न्याय के बारे में अलग से विश्लेषण किया है। उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अरिस्टोटल ने अपने सद्गुण पर आधारित विचारों को है ना 2 वर्गों में डिवाइड किया है, इन पक्षों के अलावा, है ना। एक था उसका बौद्धिक सद्गुण, ठीक है, और दूसरा नैतिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण का जो संबंध है उसे केवल वो बौद्धिक जीवन या तार्किक जीवन में ही मान्यता देता है। उसका विचार है कि वस्तुतः सद्गुण के रूप में जो बुद्धि तत्व है, यही सबसे बड़ा प्रधान है, यही प्रधान सद्गुण है, और इसी पर बाकी सारी चीजें आश्रित होती हैं। ठीक है, लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में उसने ऐसे नहीं माना। उसका कहना है कि व्यवहारिक जीवन में जो ये तीनों पक्ष हैं ना, बुद्धि, भावना और इच्छा, इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल से आपको ना तीसरे वीडियो में बताया है, जिसमें हमने प्लेटो के संदर्भ में सद्गुणों का बंटवारा किया था। तो यहां पर ऑलमोस्ट वही बातें अरिस्टोटल कह रहा है, सिर्फ न्याय को अलग करके। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के सद्गुणों का बंटवारा प्लेटो ने नहीं किया था, लेकिन अरिस्टोटल ने इस प्रकार के सद्गुणों का बंटवारा भी किया है। और बंटवारा करके उसने व्यवहारिक रूप से जो नैतिक सद्गुण हैं, इनको ही मान्यता दी है। उसका कहना है कि व्यवहार में सद्गुणों पर आधारित जो नैतिक मानक नियत किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, वो वास्तव में नैतिक सद्गुणों से संबंधित हैं। और इसके लिए उसने एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन, रूल ऑफ गोल्डन मीन, इसका विचार दिया। यह विचार उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें अरिस्टोटल ने
मानकों या सद्गुणों के संदर्भ में भी एक बात बहुत स्पष्ट सामने रखी, और वो ये रखी कि वस्तुतः हमको किसी भी प्रकार के सद्गुणों में भी अतियों से बचना चाहिए, एक्सट्रीम से बचना चाहिए, है ना। हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, सद्गुणों को लेकर के भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है। हमको इस प्रकार के जो ध्रुव हैं, है ना, सद्गुणों के जो ध्रुव हैं, सद्गुणों की जो अतियां हैं, सद्गुणों की जो एक्सट्रीम्स हैं, उन एक्सट्रीम के बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए ना। इसी तरह के विचार हमें बुद्ध के साथ मिलते हैं, क्योंकि बुद्ध ने भी हमेशा ना मध्यमा प्रतिपदा की बात की, मध्यम मार्ग की बात की। वो भी अतियों से बचते हैं। उनका भी कहना है कि जो वैराग्य प्रधान निवृत्ति मार्ग है और उपभोग प्रधान जो प्रवृत्त मार्ग है, ये दोनों ही गलत हैं ना। दोनों के बीच मध्य मार्ग ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही होता है, और इसीलिए इसको हम कह सकते हैं सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग का मतलब हुआ संतुलित मार्ग। तो अरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन है ना, इसे हम ना भारतीय परंपरा के अनुसार सम्यक मार्ग कह सकते हैं, मध्यम मार्ग, संतुलित मार्ग ये कह सकते हैं। इसमें उसका यही विचार है कि भावना का अतिरेक नहीं होना चाहिए, इच्छाओं का अतिरेक नहीं होना चाहिए, है ना, इनकी अतियां नहीं होनी चाहिए ना। साहस, इसका ध्यान रखिए, इसका सद्गुण क्या था? साहस। इसका सद्गुण साहस था, इसका गुण आत्मसंयम था ना, और ये विजडम यानी विवेक। अब यहां पर स्पष्ट है कि साहस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बुद्धि का कोई नियंत्रण ही ना माने ना, इतना अधिक साहस। तो ध्यान करिए, इस तरह के साहस के लिए दुस्साहस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुस्साहस अच्छी चीज नहीं है, वो अति है। और या फिर एकदम भयभीत हो जाना, वो भी अति है, कि साहसहीन होना, है ना। तो साहस का मतलब सम्यक साहस, जिसके पीछे विवेक हो, विवेक पूर्ण साहस, है ना। ध्यान रखिएगा, विवेकपूर्ण साहस में कभी कभी ना एक दो कदम पीछे भी हटना पड़ सकता है ना। इसी तरह से जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनका नियमन करना है ना, उनके ऊपर भी बुद्धि का कंट्रोल करना है। और यही कारण है कि विवेकपूर्ण कंट्रोल वो आत्मसंयम से संभव है ना। ये आत्मनिग्रह है, संयम है ना, अनुशासन है। इस तरह के सद्गुणों को वो मान्यता देता है, और इसी को वो गोल्डन मीन कहता है ना। इसी तरह से बौद्ध दर्शन में या बुद्ध के विचारों में भी हमको अष्टांगिक मार्ग मिलते हैं, और सारे अष्टांगिक मार्गों में आपने पढ़ा होगा, सब जगह सम्यक शब्द लगा रहता है ना। सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक। तो ये सभी चीजों को ध्यान रख करके आप इसको 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहली बात कि अरस्तु ने जो सद्गुण पर आधारित ना वैल्यू बेस्ड जो अपने विचार दिए, उसमें उसने 3 पक्षों को मान्यता दी, बौद्धिक पक्ष, जीव पक्ष, क्षुधा पक्ष। ये बिल्कुल प्लेटो के बुद्धि, भावना और इच्छा जैसे हैं, और इनके सद्गुण के रूप में भी उसने विवेक, साहस और आत्मसंयम को मान्यता दी। लेकिन उसने न्याय पर अलग से विचार किया, पहला अंतर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो ने कहीं भी सद्गुणों का डिवीजन नहीं किया है इस प्रकार से जैसे कि एरिस्टोटल ने बौद्धिक सद्गुण का, है ना, जो रैशनल वर्चूज हैं और जो मॉरल वर्चूज हैं, इन दोनों के बीच में उसने डिवीजन किया। और तीसरी और अंतिम चीज ये कि उसने व्यवहारिक रूप से जो गोल्डन मीन है इसको मान्यता दी, और इसको उसने कहा कि ये सिर्फ बौद्धिक जीवन, तार्किक जीवन ना, तर्क में, विचार में ये चीज संभव है, व्यवहार में इसकी आवश्यकता होती है। तो मित्रों, ये वर्चू बेस्ड जो मानक हैं, है ना, जो वर्चू बेस्ड स्टैंडर्ड हैं, इनके बारे में बात हुई। अब हम लोग न्याय पर, जस्टिस पर एक बात करेंगे, क्योंकि जस्टिस से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं आता। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि ऐसा नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर जस्टिस को लेकर के सवाल किया जाए, बल्कि जस्टिस की पूरी जो संकल्पना होती है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का जो डेवलपमेंट है, उस पर प्रश्न किया जाता है। इसलिए न्याय की जो अवधारणा है, इसकी शुरुआत हम प्लेटो से करेंगे। इसको व्यवस्थित रूप देने का जो काम है वो अरिस्टोटल ने किया,
और इसके बाद फिर इसे आगे के जो उपयोगितावादी हैं या लोकतांत्रिक विचार वाले हैं ना, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इसी क्रम में चलते चलते ना ये समकालीन जो विचार परंपरा है ना, जॉन रॉल्स की, यहां तक ये पहुंचता है ना। तो ये प्लेटो के पूरे न्याय की बात करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि न्याय का जो प्रयोग है वो व्यवहारिक जीवन के आज के लोकतांत्रिक समाज में हर बिंदु पर किया जाता है, जैसे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय ना, न्याय के समक्ष समानता, सबके लिए समान न्याय इत्यादि। तो इसलिए न्याय को लेकर के हम लोग विशेष बातें करेंगे। तो यहां पर आपको पहले ही जैसा कि बताया जा चुका था कि जो न्याय से संबंधित प्लेटो के विचार हैं, है ना, वहां पर उसने बताया था कि जो 3 सद्गुण विवेक, साहस और आत्मसंयम, आत्मनिग्रह या जिसे टेम्परेंस कहा गया है, इन तीनों के बीच में संतुलन करना न्याय है। लेकिन अरस्तु ने इसी को न्याय नहीं माना। अरस्तु ने इसकी अवधारणा को थोड़ा विकसित किया और विकसित करके उसने न्याय को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक को उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय, और दूसरा प्रतिकारात्मक या रेमेडियल, है ना, सुधारात्मक, रेमेडियल जस्टिस, है ना। ये 2 प्रकार के न्याय की अवधारणा बताई। उसका कहना है कि जो वितरणात्मक न्याय होता है ना, इसका जो संबंध है वो वास्तव में योग्यता से होता है, और योग्यता किसी की जो कुलीनता है ना, उसकी जो वंशावली है उस पर निर्भर करती है। और समाज में जो पद प्रतिष्ठा, पुरस्कार, है ना, इन सब की जो प्राप्ति होती है वो वास्तव में योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। और योग्यता किस पर डिपेंड करती है? योग्यता कुलीनता पर, वंश परंपरा पर निर्भर करती है। अब यहां पर आपको जो इसकी प्रासंगिकता है उसे छानने की जरूरत है। उसे आराम से ना ये देखिए कि कौन सी चीज आपके काम की है। काम की ये है कि वितरणात्मक न्याय योग्यता पर आधारित है। ये बिल्कुल सही बात है, आज भी ये बात स्वीकार की जाती है। लेकिन आज योग्यता किसके आधार पर देखी जाती है? आज योग्यता देखी जाती है उसके कर्म के आधार पर, उसकी शिक्षा के आधार पर, उसके वर्चूज के आधार पर, किसी भी व्यक्ति के क्या उसके पास गुण हैं, इसके आधार पर योग्यता देखी जाती है। और गुण न केवल कुछ इनबिल्ट हो सकते हैं, अंतर्निहित हो सकते हैं, बाकी काफी विशेषताएं आप बाद में एक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुलीनता, वंश, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वंश में पैदा होना ये हमारे आपके किसी के वश में नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कुलीनता पर आधारित अगर योग्यता को करेंगे तो ये तो कुछ परंपरागत वर्ण व्यवस्था जिसका जो खराब फॉर्म है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो कर्म पर पहले आधारित थी जो बाद में जन्म पर आधारित हो गई, उस प्रकार की कुछ स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है कि प्राचीन भारतीय समाज में या प्राचीन रोमन समाज में ये चल सकता था, लेकिन अब नहीं, है ना। लेकिन योग्यता वाली बात प्लेटो, अरस्तु की बिल्कुल सही है। तो यहां पर उसने कहा था कि वितरणात्मक न्याय योग्यता के आधार पर होता है, योग्यता कुलीनता पर आधारित होती है, और जो व्यक्ति जितना कुलीन है उसको उसी प्रकार से समाज में पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसी प्रकार से धन संपदा का वितरण होना चाहिए। इसलिए कि यह मानता था कि जो ऊंचे कुल के लोग हैं उन्हें ज्यादा संपत्ति मिलनी चाहिए, उनको ज्यादा अच्छा पद मिलना चाहिए, उनको विशेषाधिकार मिलने चाहिए, और बाकी जो कुल की दृष्टिकोण से नीचे के स्तर पर हैं उनको अपेक्षाकृत कम मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पर जो धन से संबंधित, पद से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित जो हीनता और उच्चता की जो भावना है, हीनता और उच्चता का जो विचार है, उसको वितरणात्मक न्याय में एरिस्टोटल ने शामिल किया था, ठीक है। तो यहां पर उसकी जो कुलीनता पर उसने आधारित किया, यह चीज आज के दृष्टिकोण से अप्रासंगिक और अतार्किक है। दूसरी चीज उसने कही प्रतिकारात्मक या सुधारात्मक या रेमेडियल जस्टिस की। यह बात उसकी आज तक बिल्कुल वैसी ही प्रासंगिक है, क्योंकि इसका आधार उसने माना था कि यह चीज कर्म पर आधारित होनी चाहिए, कि किसने क्या काम किया है ना। इसी पर ही उसको
दंड इत्यादि मिलना चाहिए। यानी जो अपराध है ना, सभी को समान अपराध के लिए समान दंड देने का विधान किया इसने। उसका संबंध सामाजिक पद प्रतिष्ठा और धन संपदा से था, लेकिन जहां तक अपराध का क्षेत्र है, अपराध के क्षेत्र में उसने रेमेडियल या सुधारात्मक न्याय माना और इसका आधार उसने कर्म माना। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके न्याय की यह अवधारणा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज अगर किसी न्याय की बात करें तो हम लोग यही बात कर सकते हैं कि किसी की व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के साथ उसका कर्म होना चाहिए, और यह योग्यता अगर कर्म पर आधारित है तो इसके हिसाब से उसको किसी भी प्रकार का दंड, किसी प्रकार का पुरस्कार, ठीक है ना, या फिर जो कुछ भी उसको प्राप्ति है ना, वो प्राप्तियां उसको मिलनी चाहिए, है ना। ये जो चीज आई सामने, इसका मतलब हुआ कि न्याय की इस पूरी जो अवधारणा है अरिस्टोटल की, उसका काफी हिस्सा, उसका लगभग 75% जो हिस्सा है वो निश्चित रूप से आज भी काम का है, केवल इस कुलीनता वाले पक्ष को हटाकर। अब इसी न्याय के संदर्भ में जब हम आगे चलते हैं तो हमको लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, राजनीतिक जो उदारवादी विचार परंपरा है उसकी दृष्टिकोण से न्याय की जो व्यवस्था मिलती है उसे कहा जाता है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय। क्या होता है प्रक्रियात्मक न्याय? प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब यह होता है कि किसी को भी, चाहे वो न्याय के संदर्भ में धन पद प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे वो अपराध में दंड वगैरह की बात हो, किसी भी प्रकार का जो न्याय है उसे विधि की प्रक्रिया के आधार पर, है ना, विधि की प्रक्रिया पर निर्भर होना चाहिए। विधि की प्रक्रिया का पूरा पालन करके विधोचित प्रक्रिया से किसी चीज का जो आवंटन है उसकी योग्यता और कर्म के आधार पर इसी चीज को उपलब्ध होना चाहिए। यही कारण है कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो विधिक प्रक्रिया के आधार पर स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है ना, और इसी स्वतंत्रता समानता के साथ साथ वो हर क्षेत्र में, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो ना, चाहे वो राज व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उसने कोशिश की है कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो, समान रूप से उसका जो संतुलन है वो उपलब्ध हो। तो विधि की प्रक्रिया के कारण ही इसे प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। ठीक है ना। इस चीज को निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मिल के विचारों में, ह्यूम के विचारों में ना, बेंथम के विचारों में, लॉस्की के विचारों में, इस प्रकार के जो विचारक हैं इनके विचारों में ये प्रक्रियात्मक न्याय उपलब्ध होता है। इसी संदर्भ में आगे हम जब चलते हैं तो रॉल्स की बात की जाती है। रॉल्स जो हैं इसी को, इसमें सुधार करने की बात करते हैं और उसको वो कह सकते हैं कि शुद्ध जो प्रक्रियात्मक न्याय है ना, इसकी बात करने लगते हैं। और यहां पर वो जो परंपरागत रूसो के समय से चला आ रहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है, उसमें भी वो एक प्रकार से परिवर्तन करते हैं, युगीन परिवर्तन करते हैं। और ये 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के बाद से इस प्रकार के जो विचार हैं ये काफी मूलभूत बन जाते हैं। तो न्याय की ये जो रॉल्स की परंपरा है ना, ये एक विशेष प्रकार की मांग करती है। ये मांग करती है कि वस्तुतः जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है ना, जो शक्तियां और समानता है, धन और संपदा है, आत्मसम्मान के साधन हैं। फिर से हम एक बार आपको बता दें कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय या जो रॉल्स है ये अधिकार तथा स्वतंत्रताओं के बीच में, ठीक है ना, इसी तरह से शक्तियों और समानता के बीच में, धन और संपदा के बीच में, आत्मसम्मान के साधन के बीच में, उसका मानना है कि इसका जो वितरण है वो बहुत ही शुद्धता से होना चाहिए। इससे किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः वंचना अन्याय है ना। यही कारण है कि उसने केवल स्वतंत्रता नहीं माना, बल्कि स्वतंत्रता के साथ साथ उसने जोड़ा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें ना। अगर आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो स्वतंत्रता किस काम की, या इस प्रकार के अधिकार किस काम के, अगर उसका आप स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से समानता, अवसर की समानता तो उपलब्ध है,
नहीं, अवसर की समानता उपलब्ध है, लेकिन उस अवसर की समानता को अवेल करने के लिए, उसको विदोहित करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए, है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए शक्ति भी तो होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि रॉल्स ने जो व्यवहारिक एस्पेक्ट है उस पर विचार किया, और जो कह सकते हैं कि समाज में, है ना, जो अंतिम व्यक्ति है, जो वंचित व्यक्ति है ना, वहां तक उसे पहुंचाने की कोशिश की। और यही सब कारण है कि उसने जितने भी अपने विचार दिए उसके अंतर्गत उसने ये स्वीकार किया कि स्वतंत्रता केवल अभिव्यक्ति तक या विचारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता, ना, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता ये भी उपलब्ध होनी चाहिए। एक प्रकार से उसने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित रखने की बात नहीं कही, बल्कि उसको सामाजिक आर्थिक स्तर पर तक ले जाने की बात कही, है ना। यहां तक कि इसी प्रकार के न्याय के संदर्भ में उसने एक नियम भेदभाव को भी स्वीकार किया, है ना, लेकिन इस भेदभाव को उसने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का भेदभाव हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह होता है कि अगर किसी को किसी प्रकार की उन्मुक्ति या कोई विशेष अधिकार दिया जाता है तो वो विशेष अधिकार या उन्मुक्ति इसी आधार पर दिया जाए कि उससे जो वंचित व्यक्ति है उसको लाभ होगा। ठीक है, जब तक वंचित व्यक्ति, यानी उसका एक तरह से कह सकते हैं कि जो मानदंड है, उसका जो क्राइटेरिया है, वो एक वंचित व्यक्ति है ना। पूरे समाज के कतार में, गांधी के शब्दों में कहें ना, तो किसी कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, अगर वहां तक स्वतंत्रता नहीं पहुंचती, वहां तक समानता नहीं पहुंचती, वहां तक अगर उसको आत्मसम्मान नहीं मिलता, अगर उसकी गरिमा को अक्षुण्ण नहीं रखा जाता, उसकी गरिमा को बचाया नहीं जाता, है ना, अगर उसको जो आवश्यक जो धन संपदा है वो उपलब्ध नहीं हो पाती, तो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया, किसी प्रकार की विधि, किसी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसी प्रकार का भी शासन, किसी प्रकार का भी प्रशासन, वो न्याय के दृष्टिकोण से नैतिक नहीं है, बल्कि वो अन्यायपूर्ण है, और अन्यायपूर्ण होने के कारण वो अनैतिक है। अब आप सोच सकते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार के केस स्टडी की बात करेंगे तो ये जो रॉल्स के न्याय का सिद्धांत है ये कितना सहायक होगा हमारे लिए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आती रहती हैं कि अगर किसी ने विधि की प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया है, लेकिन वो इतना जरूरतमंद है कि उसके जीवन मरण का प्रश्न है, तो ऐसे में जो लोक प्रशासक है उसका क्या कर्तव्य होता है, उसको उस वक्त नैतिकता का क्या तकाजा होता है ना। तो वहां पर आप देखिए तो जो परंपरागत मानक हैं वो आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन रॉल्स के जो विचार हैं वो निश्चित रूप से आपका साथ देंगे ना। और ये बात हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि ये जो थ्योरीज आप पढ़ते चल रहे हैं, ये थ्योरीज और कहीं काम की हैं या नहीं, लेकिन केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही मूलभूत है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार संक्षेप में, है ना, न्याय की जो अवधारणा है उसको फिर से समझें। न्याय प्लेटो के दृष्टिकोण में क्या है? सारे सद्गुणों का संतुलन। अरिस्टोटल के दृष्टिकोण से क्या है? अरिस्टोटल के दृष्टिकोण से है कि जो योग्यता है, जो कर्म है, उसके अनुसार न्याय होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक आज के दृष्टिकोण से गलती कर देता है कि उसने योग्यता को कुलीनता पर आधारित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने न्याय की ऐसी संकल्पना अवश्य रखी जो कि आगे के न्याय की संकल्पनाओं के लिए आधारभूत बनती है, फंडामेंटल का काम करती है। तीसरे लेवल पर अगर हम पहुंचे, ठीक है, तो इसी न्याय को उसने क्या कर दिया? वितरणात्मक न्याय ना, और रेमेडियल, है ना, सुधारात्मक या प्रतिकारात्मक। इसके बाद दूसरे लेवल पर जब हम पहुंचे लोकतांत्रिक या उपयुक्तावादी लेवल पर, तो वहां पर क्या आ गया? प्रक्रियात्मक, है ना, यानी विधि की प्रक्रिया के आधार पर। और जब इसी का तीसरा लेवल पहुंचते हैं हम रॉल्स के माध्यम से, है ना, समकालीन विचार परंपरा में, तो वो एक प्रकार से शुद्ध प्रक्रियात्मक बन जाता है। वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को मान्यता देने लगता है। जैसे आज की जो आरक्षण व्यवस्था है ना, आरक्षण व्यवस्था में आप देखते हैं कि वो एग्जैक्टली जो समानता का नियम है उसका उल्लंघन कर देता है ना।
जहाँ पर आप देखते हैं कि उसको एज के आधार पर, है ना, या उसके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, या उसके मेरिट को अलग से बनाए जाने के आधार पर, ना, इन कई आधारों पर वहाँ पर उन्मुक्तियाँ दी जाती हैं, या कहीं कहीं विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो वो जो आरक्षण की परंपरा है वो वास्तव में उसका लक्ष्य विषमता कायम करना नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य है कि ऐसी विषमता जो कि अंतिम रूप से समानता में सहायक हो, यानी सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उसी की बात रॉल्स ने करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि केवल स्वतंत्रता और समानता ही नहीं, बल्कि चाहे वो धन संपदा हो और चाहे वो ह्यूमन डिग्निटी हो, मानव गरिमा हो, आत्मसम्मान हो, इन सभी को उचित ढंग से और खास तौर से वंचित वर्ग तक पहुंचाना ही न्याय है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नीतिशास्त्र के मानकों को लेकर के हम लोग चल रहे थे, है ना, इस पूरी व्याख्यान माला में, उसके अंतर्गत जो पहला डिवीजन था, है ना, वर्च्यू बेस्ड, है ना, मानकों से बेस्ड, उन मानक पर आधारित वर्गीकरण का एक हिस्सा ये आपका पूरा होता है। अब आप वर्च्यू बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, इसके बाद नॉर्मेटिव जो इथिक्स है, उसी के अंतर्गत जो दूसरी चीज आप देखेंगे, है ना, वो होगी प्रयोजनवादी। ठीक है ना, या फिर जो कंडक्ट बेस्ड, आचरण पर आधारित वर्गीकरण, इसके आधार पर होगा। ये जो प्रयोजनवादी या आचरण पर आधारित हमारा दूसरा डिवीजन है, इसकी खास बात यह होती है कि इसी का एक जो स्वरूप है वो आप सुखवाद के नाम से जानते हैं। नीतिशास्त्र में उसको सुखवाद कहा गया है, हेडोनिज्म कहा गया है, और इसी सुखवाद का जो राजनीतिक संस्करण है उसे हम उपयोगितावाद कहते हैं। ठीक है ना, वही चीज क्या होती है, यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये उपयोगितावाद वास्तव में सुखवाद का, उपयोगितावाद का नैतिक स्वरूप सुखवाद है और सुखवाद का राजनीतिक स्वरूप उपयोगितावाद है। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रयोजनवादी सिद्धांत है ये काम करता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो सुखवाद या उपयोगितावाद है ना, इसकी जो शुरुआत होती है वो जर्मी बेंथम से, है ना, उसके बाद फिर इसको जो डेवलप करने का काम है वो मिल ने किया, जेस मिल ने किया। तो इस पूरे इस विचार श्रृंखला को अगर देखें तो ये सुखवाद, है ना, या प्रयोजनवादी या उपयोगितावादी जो सिद्धांत है, इसको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक जो सुखवादी दृष्टिकोण होता है उसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, मनोवैज्ञानिक सुखवाद। और दूसरा सुखवाद होता है नैतिक सुखवाद, इथिकल हेडोनिज्म। सुखवाद के ये दो रूप हैं। ठीक है ना, इन दो रूपों के भी आगे हम देखेंगे कुछ और डिवीजन हैं। उस डिवीजन को हम लिखते हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। जो नैतिक सुखवाद है यह भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है स्वार्थमूलक और दूसरा होता है परार्थमूलक। पुनः स्वार्थमूलक भी और परार्थमूलक भी, ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है ना। ये दो हिस्से में डिवाइड होने का मतलब हुआ कि ये उत्कृष्ट और निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और उत्कृष्ट और निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद के अंतर्गत डिवाइड होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, यह निश्चित रूप से आपको आगे के समय में काम करेगा और इसी की जो विवेचना है वो हम अगले इस सीरीज के अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे ध्यान से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।